Hello all the people present there. This is Dr. Babita Selakoti and the topic is speciation. This one is the first slide of the topic, and in this slide we will see the basic wordly differences between allopatric, parapatric and sympatric. What are the difference? See, allopatric, that means the species which are quite different from each other with a barrier, with a geographical barrier. That mean ये दोनों जो species हैं वो बिल्कुल एक दूसरे से किसी geographical barrier की वजह से separate हुई होंगी. मतलब इन सब के ancestors तो एक ही होते हैं. कोई भी species, हमने जैसे पढ़ा है हमेशा evolution में कि species के जितने भी हमारे species हमें दिखती हैं उनके ancestors कभी ना कभी एक ही होते थे. तो यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले कि जो एलोपेट्रिक पैटर्न है स्पेसिएशन का यार, और उसके अलावा जो पैरापेट्रिक और सिम्पेट्रिक जो स्पेसिएशन का पैटर्न है वो कैसे हुआ, मतलब वो पैटर्न क्या है और इस पैटर्न की वजह से नई स्पीसीज कैसे बनी. तो एलोपेट्रिक जो पैटर्न है वो हमें ये बोलता है कि एलोपेट्रिक स्पेसिएशन में देयर वाज अ सिंगल एंसेस्टर and the population get divided into two populations by means of a physical barrier, and the barrier could be anything like a mountain range, a river, a valley, कुछ भी हो सकता है वो. और उस वजह से दो अलग एक ही पॉपुलेशन की एक ही स्पीसीज़ की दो पॉपुलेशन बन गई और वो दो पॉपुलेशन अलग अलग जगह पे रहने लगी और धीरे धीरे उनमें इतने चेंजेस आ गए कि वो अलग स्पीसीज़ ही बन गई लास्ट में. ठीक है. और फिर पैरापेट्रिक स्पेसिएशन. अब पैरापेट्रिक, इनको याद रखने का तरीका ये है. एलोपेट्रिक का मतलब आप ये लीजिए बिल्कुल डिस्टिंक्ट, बिल्कुल अलग अलग जगह पे. पैरापेट्रिक का मतलब आप समझ लीजिए पैरेलल टाइप, यानी कि ऐसी स्पीसीज जो जिनके एंसेस्टर्स अलग अलग नहीं हुए किसी भी जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, लेकिन वो एक बाउंड्री थी उनके बीच में, पैरेलल बाउंड्री थी जिसकी वजह से वो अलग हो गए. अभी सभी चीज़ें समझ आ जाएंगी थोड़ी देर बाद. नाउ सिम्पेट्रिक एसोसिएशन का मतलब है, सिम्पेट्रिक मतलब आप इसको इस तरह से ले सकते हो. एक जैसे सिम का मतलब क्या रहता है कि जैसे दो चीज़ें एक साथ रहती हैं, जब जैसे हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन बोलते हैं, तो उसी हिसाब से आप सिम्पेट्रिक को अपने दिमाग में फिक्स कर सकते हो कि सिम्पेट्रिक एसोसिएशन सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन किसे बोलते हैं. सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन ये होगा कि एंसेस्टर्स जो है एक किसी पर्टिकुलर जगह पे रह रहे हैं और उसी जगह पे रहते रहते दूसरी स्पीसीज बन जाएगी उसी पॉपुलेशन से. भी कैसे होगा ये हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे. ठीक है. तो हम यहाँ पे देखते, देखिए सबसे पहले एक सेकेंड देखिए. In allopatric speciation, new species evolve when one or more population of a species become separate from the other one. ठीक है. दूसरे अपनी एक ही पॉपुलेशन, जो एक स्पीसीज की पॉपुलेशन होगी और वो पॉपुलेशन फिर डिवाइड हो जाएगी किसी भी मीन से, किसी फिजिकल बैरियर की वजह से ये डिवाइड हो जाएगी. ये माउंटेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. और या फिर ये कोई डिजीज़ हो सकती है. डिजीज़ की वजह से मतलब कि जैसे बड़ी सी पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन, मतलब एक पॉपुलेशन है वो बहुत बड़े रेंज में रह रही है किसी जगह के, और कोई बीमारी हुई किसी एक पॉपुलेशन में किसी एक मेंबर को, और स्प्रेड होते होते जो पॉपुलेशन के जो थोड़े एक जैसे 1/4 हिस्सा जो पॉपुलेशन का वो मर गया, तो जो बाकी की पॉपुलेशन बची वो थोड़ा थोड़ा सेपरेट होते चले गए और इस वजह से इतने सेपरेट हो गए कि वो जियोग्राफिकली बहुत दूर दूर हो गए. और दूर दूर होने की वजह से अपने अपने जहाँ जहाँ पे वो रह रहे थे वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन को उन्होंने अडॉप्ट किया और इस वजह से वो नई स्पीसीज़ बन गई. ठीक है. तो इनका जो कट ऑफ हो जाता है किसी भी डिजीज़ की वजह से, इसलिए भी नई स्पीसीज़ बन जाती हैं. ठीक है. और या फिर क्या होता है कि ये क्या करते हैं, कॉलोनाइज आइलैंड में जो क्या होता है, ये एक सब स्पीसीज़ टाइप बना लेते हैं और अपनी मेन जगह से वो थोड़ा सा दूर पे रहने लग जाते हैं. ठीक है. और इस वजह से भी वो नई स्पीसीज़ बन जाती है. तो ऐसी ही जो इस तरह के आइसोलेशन को, इस तरह के नई स्पीसीज़ के बनने के तरीके को पेरिफेरल आइसोलेट भी कहा जाता है या पेरिफेरल आइसोलेशन भी कहा जाता है. ठीक है. तो अब ये जो बेसिकली इसमें क्या है कि देखिए, एन आइसोलेशन बैरियर इज इवॉल्व प्रॉपर्टी. ओके. तो आइसोलेशन जो बैरियर है
ये समझिए कि आइसोलेशन तो हो गया किसी भी, मैं एलोपैट्रिक पर्टिकुलरली एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की बात कर रही हूँ। तो इस स्पेसिएशन में क्या होता है कि एक बैरियर आया बीच में एक स्पीसीज़ की दो पॉपुलेशन के बीच में, और उसने दोनों पॉपुलेशन को अलग अलग कर दिया और बाद में वो स्पीसीज़ बन गई, अलग अलग स्पीसीज़ बन गई। लेकिन बात ये आती है कि जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है वो क्या उस बैरियर की वजह से क्रिएट हुआ है, बैरियर की वजह से बना है? देखो, कोई भी जब नई स्पीसीज़ बनती है तो उसका एकमात्र रीज़न ये होता है कि उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। अब रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन जियोग्राफिकल बैरियर की वजह से हुआ है, मतलब कि जियोग्राफिकल बैरियर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट नहीं कर रहा है डायरेक्टली, वो क्या कर रहा है कि दोनों पॉपुलेशन को इतना दूर कर दे रहा है कि दोनों पॉपुलेशंस में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है। अब ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन देखो दो तरीके का होता है, हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं हम, ये वाला जो डायग्राम है, ये जो ऊपर वाला डायग्राम है, ये क्या बता रहा है आपको? ये है आपका एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, यानी कि स्पीसीज पहले इधर थी, फिर इधर पहुंची, फिर इधर पहुंची, और धीरे धीरे बहुत अलग एक जगह से, मतलब एक जगह से वो दोनों अलग अलग हो गई। पैरापैट्रिक में मैंने आपको बोला था कि पैरेलल टाइप की चीज़ें रहती हैं। तो पैरेलल का मतलब क्या है कि एक बीच में खाली एक रेंज होगी और वहाँ से वो दोनों स्पीसीज अलग अलग हो जाएंगी इस तरह से। और सिम्पेट्रिक का मतलब है एक ही जगह पे स्पीसीज रह रही है और उसी जगह पे वो नई स्पीसीज बना देगी। ठीक है, आगे चीज़ें समझ आ जाएंगी धीरे धीरे। अब जो हम एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की बात कर रहे थे, तो एक और बात जो आपको पता होनी चाहिए कि एलोपैट्रिक, पैरापैट्रिक और सिम्पेट्रिक, इन तीनों स्पेसिएशन की जो थ्योरीज हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन के लिए वोट्स ज़्यादा हैं, मतलब एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को ज़्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं। पैरापैट्रिक और सिम्पेट्रिक को भी माना जाता है लेकिन काफ़ी कम, मतलब अगर कहा जाए कि तीनों में से कौन सबसे ज़्यादा वेटेज वाला, वेट रखने वाला कौन सा स्पेसिएशन माना जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? एलोपैट्रिक स्पेसिएशन ना। इसके लिए जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो जाता है दो स्पीसीज़ के बीच में, इसके लिए काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए थे। ठीक है, तो एक एक्सपेरिमेंट ये था कि जो ये होती है ड्रोसोफिला होती है, ठीक है, ड्रोसोफिला जो फ्रूट फ्लाई होती है, इस पे एक्सपेरिमेंट किया गया। सो व्हाट दे डिड एक्चुअली, दे क्रिएटेड टू काइंड ऑफ mediums. One was the starch solution and the second was, तो पहला जो मीडियम था वो उन्होंने रखा था स्टार्च का, ठीक है, और जो दूसरा मीडियम था वो उन्होंने रखा था माल्टोज का। ओके, ये यहाँ पे लिखा है देखिए, तो स्टार्च बेस्ड फूड मीडियम रखा गया और माल्टोज बेस्ड फूड मीडियम रखा गया, यानी कि इन्होंने 8 पॉपुलेशन को लेकर के आए और उनकी रीडिंग करी। कहाँ पर? चार पॉपुलेशन की रीडिंग करी, कहाँ पे? जहाँ पे स्टार्च बेस्ड फूड था, और 4 ही करी जहाँ पे माल्टोज बेस्ड फूड था, और इनको फिर क्या कराया गया, वहाँ पे रीडिंग कराई गई और इसकी कुछ जनरेशन इन्होंने पैदा होने दी। फिर क्या किया, इनको जनरेशन की कुछ मेल, मतलब एक जो मीडियम है, जैसे स्टार्च वाले मीडियम की कुछ मेल को, और मेल और फीमेल दोनों को, और दूसरा माल्टोज वाले मेल और फीमेल दोनों को, उनको खुला छोड़ दिया, मतलब आपस में उनको इंटरेक्ट होने दिया। तो उन्होंने देखा, तो ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया गया कि वो ये देखना चाहते थे कि क्या रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि इनको अभी दो अलग अलग, इन दोनों, देखो एक ही स्पीसीज थी फ्रूट फ्लाई की जो जहाँ से लेके आए थे ये लोग, तो वहाँ से इन्होंने दोनों को अलग अलग मीडियम में रखा और कुछ जनरेशन्स पैदा होने दी। अब उन जो नई जनरेशन जो पैदा हुई हैं उनको फिर आपस में इंटरेक्ट कराया गया, ये देखने के लिए कि इनको अलग अलग जब इतनी जनरेशन तक रखा गया तो क्या इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट हुआ या नहीं। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब कि क्या ये रिप्रोडक्टिवली, मतलब कि अपने आप को, कहने का मतलब क्या ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये देखने के लिए। तो उन्होंने देखा क्या कि जो स्टार्च फ्लाइज हैं उन्होंने प्रेफर किया कि वो स्टार्च मेल के साथ ही मेट करें, और जो माल्टोज फ्लाई थी उन्होंने क्या प्रेफर किया कि वो माल्टोज फ्लाई के साथ ही क्या करें, मेट करें, माल्टोज मेल के साथ ही मेट करें। तो इसका मतलब क्या हुआ था कि वहाँ पे कुछ बहुत थोड़ा बहुत
रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट हो चुका था। तो इसका मतलब क्या है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर एक ही स्पीसीज़ की दो पॉपुलेशन को अलग अलग इन्वायरमेंट में रख दिया जाए एक्सपेरिमेंटली, यहाँ तो एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन अगर नेचुरल वे में भी अगर एक ही स्पीसीज़ को दो अलग अलग इन्वायरमेंट में अगर उनको जाना पड़ गया, तो दोनों जो इंडिविजुअल्स हैं एक ही स्पीसीज़ के, वो क्या हो जाते हैं, वो अपने इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं, एडप्ट कर लेते हैं और उनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट हो जाता है। तो इस एक्सपेरिमेंट से वो साबित हो गया। ठीक, देखो ये है डायग्राम, ये है स्टार्च मीडियम वाला और ये है माल्टोज मीडियम वाला। इनकी जनरेशन खुद पैदा करवाई गई, फिर बाद में इनको मेटिंग के लिए छोड़ दिया गया। तो इसमें ये देखा गया कि जो स्टार्च वाली फीमेल है वो स्टार्च वाले मेल से मेटिंग करना पसंद करती है और इसके साथ भी सेम चीज़ होती है। ठीक, फिर आया और जो ये पहले वाला हम जो ये देख रहे हैं ये सारी चीज़ें, ये पूरा का पूरा जो हमें जो पहले से ही जब जैसे जनरेशन टू जनरेशन जब पैदा होते जाते हैं और उनमें जो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की जो ये प्रॉपर्टीज़ क्रिएट हो जाती हैं, इसको हम प्री जाइगोटिक आइसोलेशन बोलते हैं। ठीक है, प्री जाइगोटिक आइसोलेशन। एक होता है पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन। पोस्ट में क्या होता है जो हम अब पढ़ने वाले हैं, पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन को मैं समराइज कर देती हूँ कि ये पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन ये होता है कि इसमें दो जैसे एक स्पीसीज़ थी उसकी पॉपुलेशन को अलग अलग जगह पे रखा गया और कुछ जनरेशन उनकी पैदा करवाई गई, उसके बाद उनकी जब मेटिंग करी गई तो मेटिंग उन्होंने करी, ऐसा नहीं था कि उन्होंने मेटिंग करना रिजेक्ट कर दिया, मेटिंग उन्होंने करी, लेकिन जो उसके हाइब्रिड पैदा हुए, ठीक है, जो हाइब्रिड पैदा हुए वो क्या थे, फिटनेस उनकी बिल्कुल ज़ीरो थी, वो बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर पाए, या तो वो पैदा होते ही मर गए या फिर वो स्टेराइल पैदा हुए, मतलब वो अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा पाए। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे भी रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो चुका है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन सिर्फ यही नहीं होता कि दो लोग मेटिंग कर पाते हैं या नहीं कर पाते, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का मतलब ये भी है कि अगर वो मेट कर भी रहे हैं तो जो उनके ऑफस्प्रिंग्स हैं क्या वो भी रिप्रोडक्टिवली फिट हैं या नहीं हैं, अपने जीन को आगे बढ़ा पा रहे हैं या नहीं बढ़ा पा रहे हैं। मतलब अगर कोई भी इंसान या फिर कोई भी एनीथिंग लाइक एनी क्रिएचर, इफ ही और शी इज नॉट एबल टू ट्रांसफर हिज जीन्स to the offsprings, that mean the particular one is not sexually selected. एक चीज़ होती है नेचुरल सिलेक्शन, दूसरी चीज़ होती है सेक्शुअल सिलेक्शन। सो जिसका सेक्शुअल सिलेक्शन होगा इसी का मतलब क्या है, उसका नेचुरल सिलेक्शन भी हो रहा है। नेचुरल सिलेक्शन सिर्फ यही नहीं होता कि आपको नेचर ने ब्रीथ करने के लिए अलाउ कर रही है, नेचर आपको उसने जिंदा रहने दिया है, सिर्फ यही नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस दैट मीन यू आर नॉट नेचुरली सिलेक्टेड। नेचुरल सिलेक्शन का मतलब ये है दैट यू कुड बी एबल टू ट्रांसफर योर जीन्स टू योर ऑफस्प्रिंग। नाउ इफ यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस दैट मीन you are not able to transfer the genes, that means you are not naturally selected, right? तो अब देखिए ये जो एक्सपेरिमेंट है, मतलब ये जो है पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन, ये एक थ्योरी के अकॉर्डिंग, ये जो है डॉब्जेंस्की और मुलर ने जो एक थ्योरी दी थी, ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि जब पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन लिखोगे अपने आंसर में तो आप डॉब्जेंस्की और मुलर की ये हाइपोथेसिस, ये थ्योरी लिखोगे। इसमें बेसिकली क्या था, उन्होंने ये बोला था कि जो पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन होता है वो इसलिए होता है कि जो एलील्स हैं वो दो लोकस पे होते हैं, ठीक है, दो लोकस पे होंगे तब जा कर के वो पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन करेंगे। दो लोकस का मतलब अभी बताते हैं आपको, अभी फ़िलहाल ये देख लीजिए, जैसे एक स्पीसीज़ ये है, एक स्पीसीज़ ये है। जो स्पीसीज़ ए है उसका जो जीनोटाइप है वो कैपिटल ए है और स्पीसीज़ 2 का स्मॉल ए है। हालांकि ये दोनों स्पीसीज़ कभी किसी ज़माने में एक ही स्पीसीज़ होती होंगी, लेकिन इनका सेपरेशन हो गया। तो अब ये देखा जा रहा है कि जो सेपरेट हो गए हैं, अगर ये अगर मेटिंग कर पा रहे हैं, पहली कंडीशन तो ये कि वो मेटिंग करते ही नहीं थे, प्रेफर ही नहीं करते। दूसरी कंडीशन ये आई कि अगर ये प्रेफर मतलब मेटिंग अगर कर रहे हैं तो इनके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो क्या रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर वो
नहीं मतलब अगर वो फर्टाइल नहीं है तो इट मीन यहाँ पे आइसोलेशन हो गया, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हो गया। तो जो इनका जब यहाँ पर जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो इन्होंने ये देखा कि पहला स्पीसीज़ और दूसरी स्पीसीज़ दोनों का जो हाइब्रिड था वो फिटनेस में ज़ीरो था। फिटनेस में ज़ीरो दैट मीन ही इज़ नॉट physically fit, that mean he is not reproductively fit, that mean he cannot express his transfer his genes towards the towards his offsprings. okay, इसका मतलब वो नॉन फर्टाइल है। तो इसका मतलब यहाँ पे रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट हो गया है। अब वो कैसे हो रहा है ये सब ये इस स्लाइड में पूरा का पूरा लिखा है। तो इन्होंने क्या, जो ये मुलर की थ्योरी है, डॉब्जेंस्की और मुलर की थ्योरी है, इन्होंने ये बोला था कि अगर दो लोकस पे अगर जीन हो, जैसे ये क्या है डीएनए है या क्रोमोसोम बोलेंगे कि, तो एक ही एलील अगर दो जगह पे है, यहाँ पर भी है और इधर पे भी हो सकता है, वो कोई नई बात नहीं है, तो वहाँ पर यहाँ पर जो है ये पोस्ट जाइगोटिक आइसोलेशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे कि रुक जाओ, जैसे कि लेट मी क्लियर दिस आउट नाउ। okay, so the simplest case has two locus. okay, the ancestor has a two locus genotype AA और BB. okay, अब ये अगर इसको स्प्लिट कर दिया जाए, एलोपैट्रिक अगर इसका स्पेसिएशन हुआ, पॉपुलेशन बनी है जो, जैसे एलोपैट्रिकली अब आप समझ गए होंगे कि जो एंसेस्टर थे वो AABB जीन वाले थे, वो स्प्लिट हो गए एलोपैट्रिकली, और तो अब जो एक पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन ए बनी। अच्छा, हम इसको यहाँ से सब ये जो स्लाइड है इसको आप खुद पढ़िएगा, मैं यहाँ पे इसको डिस्क्राइब कर दे रही हूँ, मतलब दोनों चीज़ें सेम है। तो देखो एंसेस्ट्रल स्पीसीज है ये AABB, मतलब दो लोकस में इनके जीन्स है, ए वाले जीन भी दो लोकस में है और बी वाला जीन भी दो लोकस में। अब इसको इन्वायरमेंट ए मिला, पॉपुलेशन को इन्वायरमेंट ए मिला जब ये अलग अलग हो गए, और इसको कौन सा मिला, दूसरे को बी मिला। ठीक है, तो पॉपुलेशन ए, इन्वायरमेंट ए, यानी कि जो स्मॉल ए जीन है वो इसमें इवॉल्व हो गया अब, क्योंकि ये नए इन्वायरमेंट में चला गया है। तो नए इन्वायरमेंट में चला गया, इसका मतलब नया इसने अडेप्टेशन कर लिया। अडेप्टेशन कर लिया मतलब यानी कि इसमें कहीं ना कहीं इसके जीन में भी चेंज आ गया है। लेकिन जो ए जीन है वो तब अच्छा है जब ये दो जगह पर हो। ठीक है, एक जगह पे एक लोकस पे होगा तो काम नहीं चलेगा, दो लोकस पे होगा तो ही काम चलेगा। तो क्या हुआ, इसने ये वाली स्पीसीज है, इसने आपको अडप्ट करने के लिए धीरे धीरे अडप्ट किया। अडप्टेशन का ये मतलब क्या है कि इसने जो अच्छा वाला जीन है इसका स्मॉल ए, इसको अडप्ट कर लिया पूरी तरह से। तो ये नई स्पीसीज ही बन गई टोटली। ठीक है, देखो ये स्पीसीज पहले थी, इसने धीरे 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 अपने आप को अडप्ट किया, तो ये इस तरह की स्पीसीज बन गई। अब सेम चीज़ इसके साथ हुई, बी वाला इसको छोटा स्मॉल बी वाला जीन इसको मिला एडप्टेशन के बाद। अब अगर इन दोनों को जब इनको क्या किया गया, जब अगर इनको मेटिंग कराई गई तो इनमें मेटिंग हो गई। ठीक है, जैसे पहले वाले में तो मेटिंग ही नहीं हुई, लेकिन इनमें मेटिंग हो गई और इनका हाइब्रिड बना AABB। अब ना अगर दोनों लोकस पे अगर AA जीन होता तो ये जो इंडिविजुअल बना है नया हाइब्रिड वो किसी काम का हो पाता, तो या फिर BB भी दोनों होते तो किसी काम का, मतलब एक जीन अगर दोनों लोकस पे होता तो ही ये किसी रिप्रोडक्टिवली थोड़ा बहुत ये फिट होता। लेकिन अब इसके पास क्या है, एक कैपिटल ए है, एक स्मॉल ए है, एक कैपिटल बी है, एक स्मॉल बी है, यानी कि एक भी जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, ये जो हाइब्रिड है ये क्या हो जाएगा, स्टेराइल हो जाएगा। दैट मीन हियर इज द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। एंड व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हियर इट इज पोस्ट जाइगोटिक। वो प्री जाइगोटिक इसलिए था क्योंकि उसने जाइगोट बनने ही, मतलब पहले ही उसमें खुद में ही ऐसे चेंजेस आ गए कि उसने मेटिंग करने को ही रिफ्यूज़ कर दिया। लेकिन यहाँ पे क्या हो, जाइगोट बना है, जाइगोट बनने के बाद यहाँ पे फिर आइसोलेशन हो गया है। ठीक है, आइसोलेशन का मतलब कि ये अब आगे अपने जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनको पैदा नहीं कर पाएगा। ये भी वही चीज़ है, ये आप देख लीजिए उसके डायग्राम के हिसाब से। फिर आता है आपका पैरापेट्रिक स्पेसिएशन। पैरापेट्रिक स्पेसिएशन में आपको एक वर्ड है स्टेप्ड क्लीन, इसको याद रखना है। अब क्या होगा इसमें, ये चीज़ देखिए, पैरापेट्रिक में जैसे मैंने बताया कि वहाँ पैरेलल चीज़ें होंगी, तो क्या होगा कि एक पहले से एक स्पीसीज होती होगी। अभी ये देखिए, किसी भी स्पेसिएशन में फर्स्ट में एक एंसेस्टर स्पीसीज कॉमन होती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि
एक जोन होता है बीच में, ठीक है, इसके ये स्पीसीज थी, मतलब कोई के एक जगह पे ये स्पीसीज रहती थी। इसमें जो इन्वायरमेंट था यहाँ का, ये जो इन्वायरमेंट हम इसको बोलते, मान लो ये गोला है जो बीच का, ये स्पीसीज है, ये इसका इन्वायरमेंट है बाहर बाहर का। यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशंस ऐसी हो गई कि ये जो बीच का हिस्सा है, ये अगर इसको ए वाला हिस्सा बोले ऊपर वाले को, इसको हम बोले बी वाला हिस्सा, तो ये जो हिस्सा था यहाँ पे इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो गई और इधर इन्वायरमेंट कंडीशन चेंज हो गई। ऐसा और ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप देखिए अपने ही शहर में देख लीजिए, जो नीचे का ही, यहाँ जो प्लेन जो नीचे आपके शहर की साइड का हिस्सा है, यहाँ पे इतनी जल्दी बारिश या इतनी जल्दी बर्फ़ नहीं पड़ती जितना वो चंडाक वाले हिस्से में पड़ जाती है। तो नीचे के साइड को, ठीक है, चंडाक से सटा हुआ जो जगह है वहाँ पे भी इतनी जल्दी बर्फ़ नहीं पड़ती, लेकिन ऊपर का हिस्सा है जो वहाँ पे पड़ जाती है, तो वहाँ पे स्टेप्ड क्लीन बन गया है। स्टेप्ड क्लीन का मतलब क्या है? ऐसा मार्जिन किसी भी जियोग्राफिकल प्लेस का जहाँ पर को कि इन्वायरमेंट कंडीशन सडन चेंज हो जाए, मतलब सडन चेंज का मतलब यहाँ की कंडीशन अलग ही है और यहाँ की नीचे वाली कंडीशन अलग ही है और बीच में ये जोन बन गया है। तो इस जोन को हम स्टेप्ड क्लीन का मतलब तो बेसिकली ये होता है, जैसे ये ग्राफ है, तो ग्राफ का जो क्लीन होगा वो स्टेप्ड होगा, नीचे की तरफ होगा ऐसे करके, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली इसका मतलब। तो वेट, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे जहाँ पे कोई स्टेप्ड क्लीन, जहाँ पे वो दोनों डिफरेंट पैटर्न की जियोग्राफिकल कंडीशंस मीटअप कर रही हैं, वो स्टेप्ड क्लीन है। तो इस जोन को हम हाइब्रिड जोन बोलते हैं। क्योंकि हाइब्रिड जोन क्यों है? क्योंकि मान लो ये इन्वायरमेंटल कंडीशन ए वाली है, ये बी वाली है, और ये हाइब्रिड जोन हो गया क्योंकि यहाँ के स्पीसीज और यहाँ की स्पीसीज आकर के आपस में मेट कर सकती हैं, तो ये हाइब्रिड जोन है। यहाँ पर को हाइब्रिड्स बनने के चांसेस हैं। वैसे भी ये हाइब्रिड जोन है क्योंकि ये दो अलग अलग चीज़ों को मिला रहा है, तो जो भी दो अलग अलग चीज़ों को मिलाता है उसको हाइब्रिड जोन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिड जोन होता है, और ये हाइब्रिड जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे दो डिफरेंट टाइप की क्या होती है इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलती है, या दो डिफरेंट टाइप के स्पीसीज आपस में आकर के मिल सकते हैं। तो ये इसका जो एग्जाम्पल है वो देखिए, ये है कि एक सेकेंड, हाँ, ये क्रेनियन क्रोज और हुडेड क्रोज का, ठीक है। क्रेनियन, ये, हाँ, ये यूरोप की बात है, ये बहुत फेमस एग्जाम्पल है। यूरोप में एक ऐसी जगह पे है जहाँ जिसको हाइब्रिड जोन बोलते हैं। वहाँ पर वो क्या है कि जो हुडेड क्रोज है वो ईस्ट साइड को ज़्यादा मिलते हैं और क्रेनियन क्रोज वेस्ट साइड को ज़्यादा मिलते हैं। और जो ये हाइब्रिड जोन है वहाँ पर को ये दोनों मीटअप करते हैं और हाइब्रिड जोन बनाते हैं। द इंटरब्रीड एंड प्रोवाइड द हाइब्रिड जोन ऑफ द क्रोज वाज फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय द, ओके ना, ये देखिए ये है हाइब्रिड जोन, ठीक है, ये क्रेनियन क्रोज का है, ये है, देखिए ये वाला, ये हाइब्रिड जोन है, ठीक हो गया। यहाँ पे इन दोनों का मेटअप पॉइंट है, यहाँ पे ये मिलते हैं और इनके हाइब्रिड्स भी यहीं पे पैदा होते हैं। नेक्स्ट, अब जो हुडेड क्रोज हैं वो ग्रे कलर के होते हैं, ठीक है। हुडेड क्रोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये क्राउन एरिया पे और उनका बैक जो टेल वाला एरिया वो ब्लैक होता है, बाकी सारा ब्राउन होता है, तो वो हुडेड टाइप के दिखते हैं ऊपर से, वो ग्रे हैं। और जो कैरियन क्रोज होते हैं वो पूरे ब्लैक होते हैं, और इनकी स्पीसीज जो होते, दो टू स्पीसीज आर नोन फॉर डिफरेंट, ओके। और जो इनके जो इंटरब्रीड जो हाइब्रिड जोन पे ये मीट करते हैं, और इनका ये इनकम्प्लीट, मतलब एक कहने का मतलब है कि इनके जो हाइब्रिड्स होते हैं वो फर्टाइल नहीं होते, ठीक है, वो फर्टाइल नहीं होते हैं। और यहीं पे पता चल रहा है कि ये पैरापेट्रिक स्पेसिएशन शो कर रहे हैं, मतलब कि कोई बीच में कोई जियोग्राफिकल कोई ऐसा बैरियर नहीं है इनके बीच में, स्टिल इनके हाइब्रिड्स जो हैं वो स्टेराइल होते हैं। तो हाइब्रिड स्टेराइल हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, इनमें रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन ऑटोमेटिकली हो गया, ठीक है। तो द कंडीशन इन अ हाइब्रिड जोन और स्टेप्ड क्लीन द पर्टिकुलरली, ये क्या होता है, ये टेंशन जोन होते हैं, ओके। अब टेंशन जोन क्या होता है, अगर जो हाइब्रिड्स हैं अगर वो एडवेंटेजियस है तो वहाँ पे हाइब्रिड जोन नहीं, टेंशन जोन नहीं बनेगा। मतलब ये समझिए कि अगर ये वाला हिस्सा, वेट, अगर जो हमने ये वाला पढ़ा, ये दोनों देखे थे, ठीक है, ये एक स्पीसीज का हिस्सा हो गया, ये दूसरी का, ये बीच का जो ग्रीन वाला दिख रहा है ये हाइब्रिड जोन है।
अब अगर ये हाइब्रिड जोन यहाँ पर, अगर ये दोनों जो अलग अलग स्पीसीज़ है, इन यहाँ पे जो हाइब्रिड्स हैं, अगर ये एडवेंटेजियस होते, एडवेंटेजियस का मतलब क्या है, अगर हाइब्रिड्स फिट होते, पहली चीज़ अगर हाइब्रिड फिट होते तो ये एडवांटेजेस हो जाते। कहने का मतलब है कि एडवांटेजेस का मतलब यही हो गया कि ये एडवांटेज ले रहे हैं, यानी कि अपने जो अलग अलग स्पीसीज़ हैं उनके थ्रू पैदा होने के बाद भी ये फिट हैं, ये उनके ऊपर एडवांटेज ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ये तो मतलब एक नई स्पीसीज़ बन जाती है। या फिर कहने का मतलब है कि एक दो अलग अलग स्पीसीज़ के मेटिंग के बाद भी एक नई स्पीसीज़ बन रही है, तो ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट नहीं हो पाते, तो ये कुछ अजीब सी सिचुएशन हो जाती है। तो यानी कि ये एक तरह से ये अपना क्या ले लेते हैं, एडवांटेज ले रहे हैं। तो अगर यहाँ पे अगर ये सरवाइव कर पाते तो ये जोन टेंशन जोन नहीं होता। ये टेंशन जोन इसलिए है क्योंकि ये जो हाइब्रिड्स होते हैं ये नॉन एडवांटेजियस होते हैं, यानी कि ये सरवाइव नहीं कर पा रहे होते हैं। और मोस्ट ऑफ द केसेस देखिए, मैनी हाइब्रिड जोन आर टेंशन जोन, बहुत सारे काफ़ी ज़्यादा जो हाइब्रिड जोन होते हैं वो टेंशन जोन ही होते हैं। ठीक है, नीचे जो भी है ये यहाँ पे कि होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, और उनका जो हाइब्रिड होगा वो ए होगा, जो जिसमें ना कैपिटल ए ढंग से एक्सप्रेस हो पा रहा है, ना स्मॉल ए ढंग से एक्सप्रेस हो पा रहा है, इसलिए उनकी बॉडी में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है और इसलिए वो रिप्रोडक्टिव नहीं रह पाते। ठीक है, ये इसका एक एग्जाम्पल है। तो अब जब आप पैरापेट्रिक स्पेसिएशन पढ़ोगे तो उसमें आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है, एक तो स्टेप्ड क्लेन, हाइब्रिड जोन, और हाइब्रिड जोन अगर है तो वो टेंशन जोन है या नहीं है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। ओके, नाउ सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन सबसे सिंपल काइंड ऑफ स्पेसिएशन है, बहुत कंट्रोवर्सी है लेकिन इसके ऊपर स्टिल हम इसको स्पेसिएशन के काइंड्स के अंदर रखते हैं। तो ये क्या होता है, इनिशियली क्या होता है, ये होस्ट शिफ्ट करते हैं। होस्ट शिफ्ट का मतलब है, देखो जैसे एक ही स्पीसीज़ है लेकिन वो जिस पे फीड कर रही होती है वो अलग अलग होते हैं। जैसे हम किसी भी उसकी बात कर लेते हैं, किसी भी फ्लाई की बात कर लेते हैं। कुछ फ्लाइज होती हैं जो फ्रूट पे जाना पसंद करती है, कुछ फ्लाइज होती हैं जो पत्तों पे जाना पसंद करती हैं, और कुछ फ्लाइज होती हैं जैसे फूलों पे जाना पसंद करती हैं। ये मैं एग्जाम्पल अपने हिसाब से आपको बता रही हूँ कि समझाने के लिए। तो क्या होता है कि यहाँ पे होस्ट शिफ्ट हो जाता है। देखो सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में पहले ही बोला था कि जो स्पीसीज़ है वो उसी जगह पे रहेगी, एक ही स्पीसीज़ से उसी जगह पे दूसरी स्पीसीज़ बन जाएगी। तो मान लो ये कोई पहले ही स्पीसीज़ थी, इसका जो पर्टिकुलर जो खाने का जो तरीका था वो एक पर्टिकुलर टाइप का होता होगा, लेकिन खाने की फिर कमी हो गई होगी, तो कुछ स्पीसीज़ इसी में से कुछ इसके इंडिविजुअल्स किसी फ्रूट्स पे चले गए, कुछ इंडिविजुअल इसके फलों पे चले गए, कुछ फूलों पे चले गए, और कुछ किस पे, लीव्स पे चले गए। तो धीरे 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 इन्होंने अपनी इसी आदत को इवॉल्व कर दिया और ये नई स्पीसीज़ बन गई उसी जगह पे रहते हुए। ठीक है, तो नई स्पीसीज़ बनने के लिए हमेशा जियोग्राफिकली आइसोलेट होना ज़रूरी नहीं होता। मतलब पैरापेट्रिक और सिम्पेट्रिक एसोसिएशन स्पेसिएशन भी होते हैं। स्टिल द एलोपेट्रिक स्पेसिएशन इज द मोस्ट voted kind of speciation. You have to write down in your answer, right? उसको हेडिंग में आप वो कर लेना। हाँ, इनमें ये जो जब आप सिम्पेट्रिक एसोसिएशन लिखोगे तो उसमें होस्ट शिफ्ट ये चीज़ आपको पर्टिकुलरली लिखनी होगी बड़े वर्ड्स में, तभी समझ में आएगा जाके जो चेक करेगा आपका आंसर उससे। समझ आ रही है बात? तो ये सब चीज़ें होगी, तो इसमें ज़्यादा है नहीं कुछ सिम्पेट्रिक स्पेसिएशन में। सो ठीक है।